स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल योर स्टडी एजुकेशन में। मैं चांदनी इस वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूंगी। इससे पहले हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो लंबा होने के कारण चैप्टर 1 का 2 वीडियो बनाए हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो इसका पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम लोग सुलेमान और तीर्थर पहाड़ी के बारे में देखे थे। विंध्य पहाड़ी, गारो पहाड़ी, नर्मदा नदी, सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ, गंगा और उनकी सहायक नदियाँ, महाद्वीप और देश के नाम कैसे पड़े भारत, उस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पांडुलिपि, जिसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से कर सकते हैं और इनमें एक सबसे अच्छा तरीका है अतीत में लिखी गई जो पुस्तक होती है उसको पढ़ना। और ये पुस्तक जो होती है हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। इसका जो भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पांडुलिपि से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी गया है सीटेट 2018 में। हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है जिसका अर्थ है हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट किस लैटिन शब्द से निकला है, तो मेनू लैटिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो हाथ जिसका अर्थ होता है। ये पांडुलिपियां प्रायः तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पांडुलिपि होती है वो तार पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। तो पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है, तो मंदिरों और विहारों में पांडुलिपि प्राप्त होती है। ये भुर्ज की छाल से बनी पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। यहाँ पे एक छेद दिया हुआ है, इस धागा के द्वारा बांधकर इसको एक किताब बना दिया जाता है। जब बहुत सारे भोजपत्र पे लिखा जाता है उसके बाद उसको एक किताब बना दिया जाता है और इसी में बांधकर उसको रखा जाता है। इन पुस्तकों से धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो ये पुस्तक है, जो ये पांडुलिपि है, इससे क्या क्या चीज मिलती है, तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। इतने वर्षों में बहुत सारे पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा बहुत सारे पांडुलिपि नष्ट भी हो गए। फिर भी बहुत ऐसे पांडुलिपि जो आज भी उपलब्ध है और यही पांडुलिपि जो है मंदिर और विहारों में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभिलेख। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभिलेख होता क्या है। पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जो पांडुलिपि थी वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पे बनाई जाती थी और वो हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन यहाँ अभिलेख जो है वो कठोर सतहों पर बनाई जाती है। जैसे पत्थर, धातु जैसी जो कठोर सतह हो गए उस पे उत्कीर्ण करके जो लेख लिखा जाता है उसे ही अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन अभिलेख पर प्राचीन काल के शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। जो ये अभिलेख है उस पर प्राचीन काल के राजा अथवा बहुत सारे अन्य लोग भी अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। और कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाया है। जैसे हम ले लेते हैं
प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। नेक्स्ट एक नोट है, कंधार जो भी वर्तमान में अफगानिस्तान में है से अशोक नामक शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो कंधार कहाँ पे है? तो कंधार जो है अफगानिस्तान में है। और ये कंधार में क्या मिला है? तो अशोक नामक शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और वो कौन सा अभिलेख है? तो यूनानी को ग्रीक भी कहा जाता है, तो यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में ये अभिलेख लिखा हुआ है। जो कितना साल पुराना है यह अभिलेख? तो 2250 वर्ष पुराना है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुरातत्वविद, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? जो अतीत की बनी और प्रयोग में लाई जाती है ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ये पुरातत्वविद जो होते हैं पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये पुरातत्वविद जो होते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी न होने वाले होते हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं? यहाँ पे मैं सभी का एक एक पॉइंट्स नोट कर दी हूँ। यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। तो ये पूरा क्लियर है। यहाँ पे समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अतीत में जो वस्तुएं बनी है और प्रयोग में लाई गई है और उसी वस्तुओं को अध्ययन जो करता है वही पुरातत्वविद कहलाता है। नेक्स्ट है ये पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो ये पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्के की प्राप्त करने के लिए छानबीन भी करते हैं तथा उसकी खुदाई भी करवाते हैं। और खुदाई के द्वारा ही वे ये पता लगाते हैं कि अतीत के लोग क्या खाते थे। नेक्स्ट है ये जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों से पता लगाते हैं कि अतीत में लोगों का भोजन क्या था। तो पुरातत्वविद होते हैं वे जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों से ये पता लगा लेते हैं कि अतीत में लोगों का भोजन क्या था। तो अतीत में लोगों का भोजन क्या था, क्या चीज से वो पता लगाते थे? तो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी से ये पता लगाते थे कि अतीत में लोग क्या भोजन करते थे। नेक्स्ट है इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए करते हैं। क्योंकि जो ये पांडुलिपि है, अभिलेख है तथा पुरातत्व से जो भी वस्तुएं मिली है उसी को इतिहासकार स्रोत मानते हैं। क्योंकि पांडुलिपि एक स्रोत है, अभिलेख भी एक स्रोत है और जो भी पुरातत्व से जो जानकारी मिली है वो सभी प्राचीन काल के विषय में जानने का एक स्रोत है। सभी चीजें स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर हमें स्रोत नहीं मिलता तो हमें ये अतीत के बारे में पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। नेक्स्ट है इतिहासकार, हिस्टोरियन किसे कहते हैं? तो अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार कहलाते हैं। लेकिन जो अतीत में बनी वस्तुएं और प्रयोग में लाई गई जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं, लेकिन जो अतीत का सिर्फ अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार कहलाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। दोनों जो हो गए वो जासूस ही हो गए। नेक्स्ट हो गई तिथियां।
BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ये जो BC और BCE दोनों सेम ही है। इसका प्रयोग ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। बाय द वे यहाँ पे अगर लिख देते हैं 950 BC, तो 950 BC का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 950 वर्ष पहले। अगर हम ईसा मसीह के जन्म को 0 से मानते हैं तो पहले की जो भी चीज हो गई वो ईसा पूर्व यानी कि BC में गिनती की जाती है, और जो बाद की चीज होती है वो AD में गिना जाता है। तो जो नेक्स्ट है AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और CE कॉमन एरा। जो AD और CE दोनों सेम ही है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष से ही ईस्वी माना जाता है। तो AD जो होता है, अगर हम कहते कि 1950 ईस्वी यानी कि 1950 AD की बात की जा रही है। BP क्या होता है, तो बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। नेक्स्ट है अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। यहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी कहाँ से मिलती है, तो उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। और यहाँ पे उत्तरी अफ्रीकी देश में राजा रानी कितने वर्ष पूर्व रहते थे, तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पे राजा रानी रहते थे। जब हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करेंगे तो हम लोग बोर्ड पे हम लोग उत्तरी अफ्रीका को देखेंगे तथा उसके अंतर्गत जो मिस्र कंट्री आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रोसेट्टा। रोसेट्टा क्या होता है, तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि रोसेट्टा क्या है। तो रोसेट्टा जो है ये कस्बा है जो मिस्र के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। यहाँ से एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में लिखा हुआ उत्कीर्णित पत्थर मिला है। तो जो रोसेट्टा नाम का कस्बा है जो मिस्र के उत्तरी तट पर है, यहाँ से एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, कौन सी लिपि थी, तो यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में लिखा हुआ उत्कीर्णित पत्थर मिला है यहाँ से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखा हुआ उत्कीर्णित पत्थर कहाँ से मिला है, तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का कस्बा से मिला है। नेक्स्ट है कारतूस। तो कारतूस क्या होता है, तो राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, उन्हें कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थी ध्वनियों की पहचान की, और उन्होंने एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया का प्रयोग किया है। तो इसीलिए मैं इसको नोट करती हूँ कि मिस्र में शेर के लिए एल अक्षर तथा चिड़िया के लिए ए अक्षर का प्रयोग किया है। तो ये पूछा गया प्रश्न है। जब एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। यहाँ पे बहुत सारे अक्षर, जैसे स्क्वायर के लिए यहाँ पे पी शब्द का प्रयोग हुआ है, ट्रायंगल के लिए के शब्द का प्रयोग हुआ है, स्क्वायर के लिए पी शब्द, ट्रायंगल के लिए के शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये सभी भी पिक्चर दिया गया था, बुक में लिखा नहीं हुआ था। बुक में बस शेर और चिड़िया के बारे में लिखा गया था, तो मैंने भी यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।